वेलकम है आप सबका मेरे चैनल राम सिंह टेक एग्यू में। आज हम HTML में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। उसमें से जो टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे वो है कैरेक्टर एंटिटीज, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट करेंगे और HTML फॉर्म। HTML फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स। तो HTML एंटिटीज की जब भी हम बात करेंगे तो उस समय ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि HTML में कई बार ये होता है कि आप जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहते हो आपको नहीं मिल पाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, आपको चाहिए कि आप जो पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसमें किसी दो वर्ड के बीच में आपको बहुत सारा स्पेस चाहिए। आप ये नहीं चाहते कि आपको सिर्फ एक स्पेस चाहिए। तो उसके लिए आप, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो उसमें अगर आप एक से ज़्यादा स्पेस चाहते हो तो वो अगर आप अपने स्पेस कीबोर्ड से आप अगर स्पेस एंटर करते हो उसमें बहुत सारा, तो लेकिन आपको उतना स्पेस नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ एक ही स्पेस मिलेगा अगर आप बहुत सारे स्पेस भी डालते हो तब भी। तो उसके लिए आपको इस कीवर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी, एम्परसेंड NBS की। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि प्रैक्टिकली देखते हैं क्या हम ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने ये वाली लाइन लिखी है, तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि मुझे चाहिए बहुत सारा स्पेस। मैं चाहती हूँ अपने नेम और मेरा जो नाम है ना उसके बीच में मुझे बहुत सारा स्पेस चाहिए। ठीक है, मैंने एंटर भी करा है यहाँ पे बहुत सारा स्पेस, पर क्या मुझे ये स्पेस मिलेगा वो देखते हैं। तो मैंने अपना वेब पेज खोला, रिफ्रेश करा, ये देखिए मुझे अपने नेम और अपना जो मेरा स्वाति सिंह नाम है उसके बीच में एक ही स्पेस मिला है। तो अगर आपको यहाँ पे एक से ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा एम्परसेंड NBS। मतलब हमें एंटिटीज का सहारा लेना पड़ेगा, तो वो हम लेते हैं। ठीक है, करके देखते हैं इसे। थोड़ा सा हो रहा है मिस्टेक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अपने नेम के बीच में मैंने नेम और अपने नाम के बीच में एम्परसेंड NBSP की हेल्प से मैंने 3 ये एंटर करे हैं, है ना। तो मेरे को क्या चाहिए, 3 स्पेस चाहिए मेरे को। ठीक है, मैंने माना कि मुझे 3 स्पेस चाहिए अपने उसमें। तो मैंने इसको सेव करा और अपने पेज को रिफ्रेश करा। तो यहाँ देखिए मुझे यहाँ पे 3 स्पेस मिल भी रहे हैं। ठीक है, 1 2 3, तो मुझे 3 स्पेस मिले। तो जब भी आपको स्पेस चाहिए होगा, एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए आपको, तो आपको एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या करना है हमें इसमें, और क्या कर सकते हैं हम। तो एक तो ये स्पेस वाली बात, मतलब अगर आपको स्पेस एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इसका यूज करिए। या अगर आपको लेस देन और ग्रेटर देन का साइन चाहिए ना, तो भी आपको HTML एंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। अब ये क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं वो हमारे टैग में भी होते हैं। अब इसकी वजह से आप जो अपनी वेबसाइट पे डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे अगर आप लेस देन और ग्रेटर देन का अपने टेक्स्ट में यूज करना चाहते हो तो आपको वहां पर ये एम्परसेंड LT का यूज करना पड़ेगा लेस देन के लिए, और एम्परसेंड GT सेमीकोलन का यूज करना पड़ेगा ग्रेटर देन के लिए। ठीक है, नहीं तो आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए आपको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो देख लेते हैं एक बार कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, है ना। उसको देख लेते हैं। तो मैं सिंपल लेस देन लिखूंगी यहाँ पे और देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट दे रहा है। क्या हमारी वेबसाइट पे ये लेस देन का साइन आ रहा है, वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ तो ये आ रहा है, पर सम टाइम अगर आपके टेक्स्ट के बीच में, जैसे कि अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे और भी वो मिल जाए, मैं और भी एंटर कर रही हूँ। समटाइम ये वाला जो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है ये आपके टैग में कंफ्यूजन पैदा कर देता है, तो उसकी वजह से आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एम्परसेंड LT और एम्परसेंड GT सेमीकोलन का यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एम्परसेंड का साइन चाहिए तो उसके लिए आपको एम्परसेंड AMP का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि समटाइम ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जो हमारी एंटिटीज है ना, तो एंटिटीज का कैसे सिंबल क्या है, पहले वो एम्परसेंड से स्टार्ट है। लेकिन अगर कहीं पे आपने एम्परसेंड ओनली एम्परसेंड लिखा है तो समटाइम वो डिजायर्ड रिजल्ट आपको प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एम्परसेंड AMP सेमीकोलन लिखना पड़ेगा, ताकि कोई एरर क्रिएट ना हो। एरर तो क्रिएट नहीं होगा, पर आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट आप चाहते हो अपनी वेबसाइट पे वो आपको नहीं मिलेगा। और ये कुछ सिग्नेचर्स हैं, ये सेंट का, पाउंड का, येन का, कॉपीराइट का, तो ये हमारे कीबोर्ड पे नहीं होते। तो हम ये चाहते हैं कि यार ये वाले कुछ सिग्नेचर्स हमारी वेबसाइट पे हों, तो वहाँ पे आपको जो ये आपकी एंटिटीज है उनका यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे कॉपीराइट का सिंबल चाहिए तो मैं एम्परसेंड कॉपी उसका यूज करूंगी। उसे एक बार कोड करके देखते हैं। और ये कुछ और भी हैं हमारे, इनको एक बार देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। ठीक है,
तो आपको इनका सिंबल चाहिए, तो आप क्या करने वाले हो, अपने ये जो है उनका यूज करोगे आप। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा एचटीएमएल एंटिटीज। अब इसके बाद हम अपने सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में क्या होता है कि समटाइम क्या होता है कि आपको जो अपने मैथमेटिकल फॉर्मुलेज होते हैं उनमें आपको अपना ऐसे एक्स स्क्वायर चाहिए होता है, स्क्वायर का आपको अपना जो टू होगा वो थोड़ा सा ऊपर टिल्ट होना चाहिए, ऊपर चाहिए आपको। समटाइम आपको टू नीचे चाहिए होता है ना। तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट आता है ना। तो आपको जब भी टेक्स्ट आपको थोड़ा ऊपर या फिर थोड़ा नीचे चाहिए तो वहाँ पे आप सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज करें। और देखते हैं यार कि मतलब वेबसाइट पे हम कैसे यूज करने वाले हैं वो देखते हैं। तो मैंने क्या करा हुआ है, मैंने ना यहाँ पे H2O को लिखने की कोशिश करी है। अब वो मैंने कैसे करी है H2O को लिखने की कोशिश, मैंने क्या करा, H लिखा अपना कैपिटल और इस टू को मैंने सब स्क्रिप्ट में लिखा है, क्योंकि मुझे टू नीचे चाहिए तो सब में चाहिए। मैं सब स्क्रिप्ट का अपना टैग यूज करा और टू में लिख दिया। और यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए तो मुझे टू कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए, तो मैंने इसको सुप में लिखा है, SUP मतलब सब सुपर स्क्रिप्ट में लिखा है। ठीक है, अब इसे देखते हैं कि ये क्या करने वाला है हमारी वेबसाइट पे। तो ये जो आपका H2O है, तो टू यहाँ पे हमने सबस्क्रिप्ट का यूज करा था इसलिए वो नीचे आ रहा है, और स्क्वायर में हमने जो टू था उसमें सुपर स्क्रिप्ट यूज करा था तो इसलिए वो ऊपर आ रहा है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा HTML फॉर्म। क्योंकि यार ये टॉपिक हर जगह आने वाला है, क्योंकि हर वेबसाइट पे आपको, अगर आप हर वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे आपको लॉगिन का फॉर्म मिलने वाला है, साइन अप का फॉर्म मिलने वाला है। तो वो सारे जो फॉर्म है उनकी कोडिंग HTML में होती है, क्योंकि हमारी HTML एक बेसिक लैंग्वेज है वेब डिजाइनिंग की। और वेब डिजाइनिंग में जितना भी पूरा हमारा कंटेंट है वो सबसे पहले HTML में लिखा जाता है, उसके बाद ही उसमें जो हमारी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी है उसमें यूज होती है। तो जो फॉर्म है वो हर वेबसाइट पे आपको मिलने वाला है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है HTML फॉर्म के बारे में आपको जानना। ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं यार कि मतलब होता क्या क्या फॉर्म में। ठीक है, आपको वो पता होना चाहिए। तो ये जो आपको यूजर नेम ऐसे करके लिखा हुआ है ना, तो ये हमारा, इसे हम लेबल बोलते हैं। अगर HTML की लैंग्वेज में बात की जाए तो हम इसे लेबल बोलते हैं। और ये जो आपका डब्बा है उसे हम क्या बोलने वाले हैं, इनपुट। यहाँ पे हम इनपुट देने वाले हैं अपनी साइट में। ठीक है, तो ये भी हमारा एक पासवर्ड, एक लेबल है, जो हमारा मतलब जो भी चीज आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि यार इस डब्बे में आपको क्या लिखना है, तो वो ये बता रहा है आपको, तो इसे हम लेबल बोलेंगे। और ये जो डब्बा है उसे इनपुट बोलने वाले हैं, जहाँ पे हम लिखेंगे, इनपुट करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। और आपके पास इनपुट कई तरीके के होते हैं। यहाँ पे देखिए वेब सर्वर मतलब चूज करने का आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो ये आपका इनपुट एक अलग तरीके का इनपुट है, यहाँ पे आप अलग तरीके से इनपुट दे रहे हो। ये आपके पास कुछ रेडियो बॉक्सेस हैं, उसमें आप इनपुट कर रहे हो। ये कुछ चेक बॉक्सेस है, उसमें इनपुट कर रहे हो। तो आपके पास इनपुट होने वाला है और लेबल्स होने वाले हैं। और दूसरी चीज, तीसरी चीज आपके पास एक इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास बटन्स होंगी आपके फॉर्म में। तो ये जो लॉगिन और रिसेंट वाली हैं, ये आपकी बटन्स हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने HTML फॉर्म्स के बारे में और एक एक एलिमेंट को बारीकी से देखते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास फॉर्म एलिमेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप HTML फॉर्म बनाते हो तो आपका जो कोड होगा ना वो फॉर्म से स्टार्ट होगा, फॉर्म टैग से। ठीक है, फॉर्म टैग से आपका कोड स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे कि आप मान लीजिए आप जैसे बॉडी स्टार्ट करते हो अपने HTML पर, जब आप बॉडी लिख रहे होते हो तो वो बॉडी टैग से स्टार्ट होता है। वैसे ही हम अपने HTML पे जब फॉर्म लिखेंगे तो वो फॉर्म टैग से स्टार्ट होने वाला है और क्लोज ही फॉर्म से होगा। दूसरा एलिमेंट है हमारे पास लेबल एलिमेंट। तो मैंने आपको बताया कि लेबल क्या होते हैं। लेबल वो होते हैं जो हमारे यूजर्स को स्क्रीन रीड करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि यार अगर आप इनपुट चाहते हो रीड यूजर से, तो आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि क्या इनपुट करो, है ना। तो उस इनपुट को मतलब क्या इनपुट करना है, तो वो हमारा लेबल बताने जा रहा है हमें। ठीक है, तो आई होप कि लेबल आपको समझ आ रहा होगा कि लेबल है क्या एक्चुअल में। तीसरा एलिमेंट है हमारे पास सिलेक्ट एलिमेंट। सिलेक्ट में आप जब एक लिस्ट दे रहे होते हो यूजर को, मान लीजिए बहुत बार देखा होगा कि आपको कंट्री सेलेक्ट करना पड़ता है फॉर्म में। तो जो जब सेलेक्ट कंट्री सेलेक्ट करना होता है उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, इंडिया, यूके, हाँ USA, बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो वो आपको सेलेक्ट एलिमेंट में लिखना होता है। वो जो कोड होगा वो आपका सेलेक्ट एलिमेंट में होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे ऑप्शन में से सेलेक्ट करना पड़ रहा है कि आपको क्या चाहिए, मतलब आप क्या इनपुट करना चाहते हो। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा आपको। जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है वो है टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। ये जो टेक्स्ट एरिया एलिमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टेक्स्ट एरिया होता है वहाँ पे आप अपने टेक्स्ट एंटर करते हो। अब ये आपको मल्टी लाइन हो सकता है, जैसे कि हम अगर आप एड्रेस वाले इनपुट की बात करें तो जब भी हम एड्रेस लिखते हैं तो उसमें 3-4 लाइनों का इनपुट होता है। मतलब क्योंकि क्योंकि एड्रेस तो यार बड़ा हो सकता है, ये तो है नहीं कि मतलब 1 वर्ड का, 2 वर्ड का, 3 वर्ड का होगा, बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो इसके लिए हम यूजर को एक मतलब बड़ा एरिया देते हैं इनपुट करने के लिए। तो वहाँ पे आप टेक्स्ट एरिया का इनपुट करते हो कि जहाँ पे आपको ज्यादा डेटा मिलने वाला है यूजर से, तो वहाँ पे आप उसको यूजर को एरिया भी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लिख सके। ठीक है, तो वहाँ पे आप टेक्स्ट एरिया का यूज करोगे। आई होप कि यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। आगे हम यही चीजें, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने वेब पेज में, देखेंगे। ठीक है, तीसरी चीज हमारे पास इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इनपुट एलिमेंट जो है हमारा, वहीं पे हम डेटा लेने वाले हैं अपने यूजर से। और इनपुट एलिमेंट कई तरीके के होते हैं, मतलब इनमें बहुत सारे टाइप आपको मिलेंगे यार। टेक्स्ट चाहिए, ईमेल चाहिए, नंबर चाहिए, सब। तो इनको एक एक करके देखते हैं ये होते क्या एक्चुअल में। ठीक है,
तो लेट्स क्रिएट अ वेब पेज फॉर अ फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक नया वेब पेज क्रिएट करने जा रही हूँ और जिसको मैं सेव करूँगी सेव। ठीक है, सबसे पहले हम डॉक टाइप लिखने वाले हैं। आई होप कि ये जो मैं बेसिक कोड लिख रही हूँ मैं यहाँ पे आपको समझा नहीं रही। अगर आपको नहीं पता कि हम क्यों लिख रहे हैं ये चीज़ें, तो आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। आई होप कि वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम अपना बॉडी का पार्ट लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फॉर्म बनाने वाले हैं। तो मैं लिख रही हूँ, मैंने लिख दिया जस्ट कि मतलब मुझे एक लॉगिन फॉर्म बनाना है अपने यूजर के लिए। ठीक है, तो मैंने अपने हेडिंग में डाल दिया लॉगिन फॉर्म। अब मैं फॉर्म बनाने जा रही हूँ अपना, तो मुझे फॉर्म टैग से स्टार्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। फॉर्म, ठीक है, तो फॉर्म टैग से हम शुरू करने वाले हैं। ये मैंने आपको बताया है फॉर्म एलिमेंट के बारे में कि जब भी आप फॉर्म का अपने अपने वेब पेज में फॉर्म बनाओगे तो आपको फॉर्म टैग से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं चाहती हूँ कि यार पहले मतलब जो मेरा फॉर्म है सबसे पहले उसमें मैं एक नेम चाहती हूँ, मतलब यूजर से मैं नेम इनपुट कराना चाहती हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, लेबल चाहिए, क्योंकि मैं लेबल से ही बताऊंगी यूजर को यहाँ पे आपको इनपुट डालना है। ठीक है, तो मैंने लेबल है ये मेरा। तो हमने लेबल वाले एलिमेंट की बात करी थी। आई होप कि ये लेबल आपको समझ में आया होगा कि लेबल से ही आप अपने यूजर को बताते हो कि ये किस बारे में आपका जो इनपुट है वो होने वाला है। ठीक है, तो मैंने लेबल में अपना लेबल डाला। तो लेबल में आपको स्टार्ट टैग और क्लोज टैग दोनों लिखना है। तो मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे नेम चाहिए। ठीक है, अब लेबल के बाद मैंने नेम तो लिख दिया, अब मुझे इनपुट चाहिए यूजर से। ठीक है, तो इनपुट में मैं यहाँ पे इनपुट लिख रही हूँ और टाइप में, क्योंकि एक नेम जो होता है वो आपका क्या होता है, टेक्स्ट होता है। तो आपका टेक्स्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ इनपुट, मुझे टाइप जो है इनपुट का वो है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में आप क्या क्या यूज कर सकते हो वो देख लीजिए। तो इनपुट में टेक्स्ट टाइप का यूज कर रही हूँ, तो मुझे टेक्स्ट में क्या है, मैक्स लेंथ में यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मैक्स लेंथ का मतलब ये होता है कि जो भी आप अपना इनपुट करवा रहे हो, मतलब जो भी टेक्स्ट करवा रहे हो यार, तो उसमें उसका लेंथ कितना बड़ा आप दे सकते हो, मतलब मैक्सिमम कितना बंदा, जो भी बंदा इसमें इनपुट कर रहा है वो कितना इनपुट कर सकता है, कितने कैरेक्टर इनपुट कर सकते हैं। तो मैंने बोला 40 कैरेक्टर मैक्सिमम है, मतलब आप कुछ भी डाल सकते हो, पर मैंने लेस से 40 कर लिया। उसके बाद मिन लेंथ में मैंने कहा कि यार कम से कम 2 कैरेक्टर तो बंदा डाले, मतलब इससे पहले अगर ऐसे नहीं करता वो तो एरर आ जाएगा आपका, वो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो पैटर्न है वो ये बताने वाला है कि आपका जो इनपुट डेटा है उसमें क्या अलाउड है। मैंने कहा यार ए से जेड तक का आप कुछ भी डाल सकते हो, और स्पेस हो सकता है आपके नेम में, क्योंकि होता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस होता है। और आप कैपिटल लेटर्स का यूज कर सकते हो और स्मॉल लेटर्स ओनली एंड ओनली। ठीक है, आपको ये ब्रैकेट में डालने पड़ेंगे जो भी आप अलाउड करना चाहते हो अपने टेक्स्ट में, कि आपका पैटर्न कुछ इस तरीके से होना चाहिए। और मैंने प्लस यूज करना है, तो ये एक सिग्नेचर है इसका कि आप कैसे पैटर्न को लिखोगे। तो आपको डबल कोट्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको जो अलाउड करना चाहते हो आप वो लिख दो और प्लस लिख दो। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो कुछ हम इसको अपने उसमें इनपुट में यूज करते हैं। तो मैंने कहा यार टाइप टू टेक्स्ट चाहिए मेरे को, और मैंने कहा मैक्स लेंथ मुझे चाहिए 30। मैंने 30 कैरेक्टर डाल दिया, आपकी मर्जी है आप कुछ भी डाल सकते हो। मिन लेंथ चाहिए मेरे को कम से कम यार 2 लेटर्स तो डालेगी, 2 लेटर्स कम से कम, तो नाम 5 लेटर में डाल देती हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कहा, पैटर्न पैटर्न डाल दी हूँ मैं कि यार आपको अलाउड है ए से जेड के बीच में आप कुछ भी डाल लीजिए, स्पेस डाल सकते हो आप, और आप कैपिटल लेटर्स डाल सकते हो, ए टू जेड कुछ भी। और मैंने सिग्नेचर फॉलो करा, प्लस लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फिर आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, वो है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या बताता है वो हम अभी देखेंगे। तो मैंने कहा यार कई जगह ये होता है ना कि आपको जो इनपुट बॉक्स होता है उसमें कुछ आपको डेटा लिखा हुआ ऑलरेडी मिल रहा होता है, तो वो हम प्लेस होल्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो सिग्नेचर ये जो क्लोज करा है, तो इसलिए आपको ये बता रहा है कि आपको जो इनपुट एलिमेंट है वो स्टार्ट टैग और क्लोज टैग एक ही में है आपका। ऐसे एलिमेंट्स की हमने बहुत बार बात भी करी है कि जिनका स्टार्ट टैग और क्लोज टैग एक ही में होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। इसको सेव करते हैं और अपने वेब पेज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने लॉग इन फॉर्म, ये नेम के बाद ये क्यों आ रहा है वो देख लेते हैं एक बार, क्या मिस्टेक हो रहा है हमारा। ये डिजायर्ड रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, हाँ यहाँ पे ये थोड़ा सा इधर रह गया। ठीक है, तो ये आपका हेडिंग में आ रहा है लॉगिन फॉर्म और नेम और एंटर योर नेम। तो ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे ये एंटर योर नेम लिखा हुआ है, तो ये आपका प्लेस होल्डर शो कर रहा है कि आपने प्लेस होल्डर में यहाँ पे एंटर योर नेम लिखा है, और जब आप लिखोगे तो वो गायब भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने उसमें पैटर्न में लगाया कि आप सिर्फ उसमें अल्फाबेट्स और
स्पेस एंटर कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर एंटर करे तो वो आपको जब आप सबमिट करोगे तो उसमें एरर बताएगा कि ये डिजायर्ड पैटर्न में नहीं है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि यार मुझे एज एंटर करवानी है बंदे की, जो भी यूजर आए तो आपको एज मिल जाए। मैंने अपनी एज में लिखा, मतलब मैंने लिखा कि यार एज एंटर करवानी, तो वो आप लेबल में लिखने वाले हो कि क्या एंटर करवाना है आपको। अब यहाँ पे हम बियर टैग का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो आपके लेबल और इनपुट टैग्स है ना, ये इनलाइन देते हैं आपको, मतलब आपका एक ही लाइन में मतलब डेटा आता जाएगा। तो अगर आप जब तक ब्रेक यूज नहीं करोगे तो आपका नेक्स्ट लाइन में डेटा नहीं आएगा। तो यार मैंने एक लाइन में तो अपना नेम इनपुट करवा लिया, अब मैं चाहती हूँ दूसरी लाइन में एज वगैरह इनपुट करवाऊँ, तो मैंने इसलिए वहाँ पे बियर टैग का यूज कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे 2 एंटर मिल जाए, तो इसलिए मैंने 2 स्पेस मांग लिया उससे, हाँ 2 बार एंटर ऐड कर दिया। ठीक है, तो लेबल यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब मुझे इनपुट करवानी है बंदे से एज। ठीक है, तो इनपुट टाइप, और इसमें मैं यूज करने जा रही हूँ टाइप। मेरे को मैंने वहाँ पे नेम में टेक्स्ट डाल दिया, मुझे भाई नाम तो टेक्स्ट में आता है। अब मुझे एज जो है वो नंबर एंटर करवानी है ना, तो वहां पे मैं क्या यूज करने वाली हूँ, नंबर। टाइप आपका नंबर होने वाला है यहाँ पे, और ये आपको क्या फायदा देने वाला है वो देख लीजिए जरा। ठीक है, ये अब आप देख लीजिए कि आपके इनपुट पेज पे क्या आने वाला है। तो आप जब नंबर एंटर करवा रहे हो तो वहां पे इसका थोड़ा सा ना इंटरफेस सही नहीं आ रहा है, इधर ना वो आते हैं थोड़े से ऊपर नीचे करने वाले नंबर को, वो भी आता है। तो कोई नहीं, पर यहाँ पे आप नंबर एंटर कर सकते हो। इसमें इसमें वो क्लियरली दिख नहीं रहा है, पर आप यहाँ पे सिर्फ नंबर एंटर कर सकते हो, इसका ये फायदा है आपको। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम यहाँ पे नंबर का यूज क्यों कर सकते हैं। और आप एज में क्या क्या फैक्टर्स यूज कर सकते हो, वो ये है कि प्लेस होल्डर डाल दो यार कि एंट्री और एज, वहाँ पे लिखा हुआ चाहिए एंट्री और एज। आप इसमें मैक्सिमम और मिनिमम डाल सकते हो कि आप यार मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 60 तक होनी चाहिए, मिनिमम कम से कम 21 होनी चाहिए, तो आप डाल सकते हो, मतलब रेंज डाल दो कि मतलब इतना तो कम से कम होनी चाहिए, और ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है। अब ये जो नेम, जो हम ये नेम एट्रीब्यूट यूज करें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम, जैसे ये इनपुट तो टैग है, लेकिन जो टाइप, मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, ये क्या है, इस इनपुट टैग के एट्रीब्यूट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इन्हें हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम ये जो नेम है, नेम एट्रीब्यूट क्या करता है, नेम एट्रीब्यूट आपके, जब भी आप कल को मतलब अपना डेटाबेस ऑर्गेनाइज करोगे, तो वहां पे इधर से जो भी इनपुट आएगा ना, तो वो एज, जो नेम में आप जो भी डालने वाले हो वर्ड, उसके नेम पे आएगा वो एट्रीब्यूट, मतलब उस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो कुछ ऐसा होने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जो आप नेम डालने वाले हो, है ना। तो स्पेसिफिकली मतलब जो भी आपका डेटा जिससे रिलेटेड हो, आप वो वाला नेम डाल दीजिए। मतलब मुझे जो मैंने एज एंटर करवाई है, तो इसलिए मैंने नेम एज डाली है यहाँ पे। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इनपुट टाइप में हमारे पास ईमेल भी है कि आप अगर बंदे से ईमेल एंटर करवा रहे हो, तो वहां पे आप टाइप ईमेल यूज कर सकते हो। और इससे क्या होगा ना कि मतलब ईमेल में कुछ ये होता है कि ईमेल में आपको एट द रेट लिखना होता है, इस तरीके से होता है। मतलब कुछ आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं ईमेल में। ठीक है, तो अगर आपको वो अपने मतलब स्टैंडर्ड्स फॉलो करवाने हैं, तो उधर आप इनपुट में अपना टाइप जो है वो ईमेल लिखें, ताकि वो मतलब उस स्टैंडर्ड को फॉलो करे। अगर आप वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपको एरर मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ईमेल बंदे से एंटर करवाने वाली हूँ, इनपुट और टाइप इक्वल टू ईमेल। आपने ईमेल टाइप दे दिया। अब मैंने इसके बाद नेम यूज कर लिया, नेम एट्रीब्यूट, और मैंने उसको बताया कि यार मैंने ये जो है इनपुट जो करवाया है वो ईमेल है। ठीक है, तो मैं ये जो नेम, जो भी आप नेम में लेटर लिखने वाले हो, वो आपके डेटाबेस में जब जाके सेव होगा, तो वो जो डेटा होगा वो इस नाम से ही सेव होने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब जो भी आपका डेटा जिससे रिलेटेड है, आप उस नाम से ही इसको सेव करें, ताकि आगे चल के आपके लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो मैंने ये टाइप ईमेल लिख दिया। और एक कीवर्ड हम यहाँ पे डालने वाले हैं, वो है रिक्वायर्ड। ठीक है, अब रिक्वायर्ड का क्या मतलब है वो आपको बताना चाहिए। तो रिक्वायर्ड आप जब भी लिखते हो, तो उससे क्या होगा कि अगर आप अपना जो भी आपका लॉगिन फॉर्म है, यहाँ पे जो भी फॉर्म है आपका, जब आप सबमिट करोगे, तो सबमिट जब तक आप नहीं कर सकते, जब तक आप उस फील्ड को भर ना दो, मतलब उस इनपुट में कुछ इनपुट ना डाल दो, तब तक आप सबमिट नहीं कर सकते। मतलब वो कहेगा कि यार ये तो मैंडेटरी है। मतलब ऐसा होता है ना कई बार फॉर्म में कि हम लिख देते हैं यार कि ये एस्टेरिस्क का साइन बना होता है, उससे बोलते हैं कि ये मैंडेटरी है। तो वो जो मैंडेटरी है, वो उधर हम रिक्वायर्ड का यूज करते हैं कि आप बिना उसे भरे हुए आप सबमिट नहीं कर सकते। तो ये रिक्वायर्ड इस चीज को बताएगा आपके। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने ईमेल का बना दिया है, अपने वेब पेज पे हम देख लेते हैं। ईमेल का भी बॉक्स आ गया है हमारे पास। अब इसके बाद हम जिसके बात करने जा रहे हैं, जिस इनपुट, अब हम सबमिट और रीसेट की बात करेंगे। तो सबमिट और रीसेट काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरा देख लेते हैं एक बार को। सॉरी, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री चाहिए, तो मैं उसके लिए अपना ब्रेक यूज कर रही हूँ। ठीक है,
अब इसको देख लेते हैं कि ये आपके पेज पे क्या करने वाला है। तो जब भी आप टाइप में सबमिट या फिर रीसेट यूज करोगे और जो भी आप वैल्यू में डालोगे, जैसे कि आपने यहाँ पे वैल्यू डाली गो, तो गो टाइप का एक बटन क्रिएट हो जाएगा और उसमें जब भी आप क्लिक करोगे तो वो आपको क्या कर देगा, सबमिट कर देगा। तो ये टाइप इस चीज को दिखा रहा है। अगर आप टाइप रीसेट यूज करते हो तो जब भी आप अपनी उस बटन पे, जो उस बटन पे क्लिक लिखा हो, क्लीन लिखा होगा, तो आप उस पर क्लीन वाले बटन पे जब क्लिक करोगे तो वो क्या कर देगा, आपकी जो डेटा है आपको रीसेट कर देगा, मतलब क्लियर कर देगा, है ना। और जो भी आप वैल्यू में डालोगे वो आपके बटन पे शो होगा और जब भी आप उस पर क्लिक करोगे तो या तो वो सबमिट हो जाएगा या फिर रीसेट हो जाएगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है। अ, कुछ तो मिस्टेक हुई है। एक बार टाइप कर लेते हैं, मिस्टेक हुई है। इनपुट टाइप को इक्वल टू, मुझे चाहिए सबमिट का बटन चाहिए, तो मैंने तो सबमिट में लिख दिया यहाँ पे। और तो वैल्यू में क्या डाल रही हूँ, वैल्यू इक्वल टू गो डाल दिया मैंने कि यार जो बटन पे दिखेगा आपको उस पर गो लिखा होना चाहिए। और एक मैंने इनपुट बनाया टाइप इक्वल टू रीसेट डाल दिया यहाँ पे। और वैल्यू जो आपकी होगी वो मैंने यहाँ पे डाल दी, क्लीन कर दो। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं देखती हूँ अपने पेज पे कि क्या शो कर रहा है हमारे पेज पे। तो ये देखिए, आपने जो वैल्यू में लिखा था वो आपको बटन पे लिखा हुआ दिख रहा है। और अगर मैं गो वाले बटन को क्लिक करूंगी तो ये सबमिट हो जाएगा यहाँ पे, जो भी आपका लिखा होगा। मैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने एंट्री और नेम कर दिया, एज कर दिया 45, ईमेल कर दिया और मैंने गो पे क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड का करा था ना यूज, और यहाँ पे मैंने ईमेल का करा हुआ है। तो वो कह रहा है, मतलब मैंने इनपुट टाइप यूज करा था, वो ईमेल करा था, तो आपको ईमेल वाले पैटर्न को यूज करना पड़ेगा। मतलब मैंने एच डी लिख दिया, @, ईमेल वाले पैटर्न को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो डॉट सी, तो मुझे डॉट और @ डालना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये गो पे सबमिट हो गया है और सबमिट होने के बाद क्लीन भी हो गया है। अगर मैं यही चीज मतलब क्लीन क्लिक करती तो ये क्या होता, फॉर्मेट हो जाता, फिर से आपको फिर से डेटा इनपुट करना होता उस समय पे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो हमने सबमिट और रीसेट देख लिया। रीसेट और सबमिट क्या करने वाला है, अगर आप इनपुट में टाइप पासवर्ड यूज करोगे तो उससे क्या होगा, जो आपका जो डेटा होगा वो इनपुट कैसा होगा, पासवर्ड टाइप में होगा। मतलब वो जो डिस्क डिस्क से बने हुए आते हैं, जब आप एंटर करोगे, एंटर करवा लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या मतलब इनपुट आने वाला है। तो मुझे चाहिए लेबल, पासवर्ड चाहिए मेरे को। तो मैंने पासवर्ड लिख दिया लेबल में। इनपुट, तो यहाँ पे मैं टाइप में लिखूंगी पासवर्ड, क्योंकि मुझे पासवर्ड इनपुट करवाना है, तो उसका मैंने टाइप ही पासवर्ड दिया ताकि वो पासवर्ड उसको फॉलो करे। टाइप इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, मैंने इसको वो कर दिया। फिर मैंने, मुझे स्पेस चाहिए, एंटर चाहिए, तो इसलिए मैंने बी आर टैग का यूज करा, कंट्रोल एस। अब देखते हैं हमारे पेज पे क्या दे रहा है। तो ये देखिए, अगर आपको मैंने यहाँ पे पासवर्ड बनाया है, तो वहाँ पे अगर मैं एंटर करूँ तो देखो ये जो डिस्क सी आ रही है ना, ये तो ये आपको क्या कर रहा है, ये एक पासवर्ड का फॉर्मेट दे रहा है आपको। तो जो भी आपका इनपुट जिस टाइप का होगा, तो उस टाइप आपको उस वो चुनना पड़ेगा, करेक्ट टाइप आपको चुनना पड़ेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं यही टाइप जो है वो रेंज लिखती तो क्या होगा हमारे वेब पेज पे, तो जब आप रेंज डालोगे ना, तो वहां पे आपको एक रेंज टाइप का आपको सिलेक्ट करने को मिल जाएगा। तो वो देख लीजिए कि वो कैसे होने वाला है, एक बार वो देख लेते हैं हम। तो मुझे यहाँ पे चाहिए, रेंज चाहिए मेरे को। मैंने रेंज लिख दिया अपने टाइप में और मैंने इसे वो कर दिया। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, रेंज मिल रहा है। तो ये जब भी आप इनपुट में एक रेंज टाइप का ऐसा कुछ चाहते हो, तो वहां पे आप टाइप रेंज यूज कर सकते हो। अब यहीं पे आपको अपना जो इनपुट था वो कलर लेना था, मतलब सामने वाला बंदा कलर चूज करे। तो वो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना था, टाइप में आपको कलर लिखना था कि मुझे सामने वाले बंदे से क्या चाहिए, कलर में इनपुट चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आप क्या कर पा रहे हो, कलर सेलेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कलर सेलेक्ट कर पा रहे हो। तो इनपुट में आपने क्या करा, टाइप में आपने कलर दिया, तभी आप कलर सेलेक्ट कर पा रहे हो। अब हमें अगर सामने वाले बंदे से मोबाइल नंबर एंटर करवाना है, तो उसके लिए आपको टाइप में टेल डालना पड़ेगा। और पैटर्न में आपको ये मैंने 0 to 9 बोला, ये नंबर था 0 to 9 होता है। और ये हमने पैटर्न के लिए ब्रैकेट और ये प्लस का साइन लगाया है, तो ये आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं, एक टेलीफोन नंबर एंटर करवा लेते हैं।
तो मैंने टाइप में यहाँ पे क्या करा, 10 लिख दिया और मैंने पैटर्न बोला उसे, पैटर्न मेरे को चाहिए 0 to 9 और यहाँ पे मैंने प्लस लगाया और अब आप देख लीजिए। तो मैंने उसे टेलीफोन नंबर, तो मैं टेलीफोन नंबर, अगर मैं देखिए यहाँ पे अगर मैंने ये एंटर कर दिया, ठीक है, तो इसमें आपको एरर क्यों बता रहा है, यू मस्ट यूज दिस फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट क्या था, यहाँ पे हमें टेलीफोन नंबर एंटर करना था और मैं यहाँ पे टेलीफोन नंबर में पैटर्न क्या डाला, पैटर्न मैंने डाला कि सिर्फ हम नंबर एंटर कर सकते हैं, तो इसलिए ये नंबर ही एंटर, मतलब नंबर ही लेगा। तो इसलिए यहाँ पे अब एरर नहीं मिल रहा है, मैंने सिर्फ नंबर एंटर करा है। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा हो आपको। तो हमने टेलीफोन नंबर तक देख लिया है। अब देख लेते हैं कि अगर हमें यूजर से यूआरएल इनपुट करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जो इनपुट टाइप यूज करना होगा वो यूआरएल यूज करना पड़ेगा। तो यूआरएल के लिए मैंने लेबल में यूआरएल लिख दिया अपना, और इनपुट टाइप जो मैंने यूज करा वो यूआरएल करा है, ठीक है। अब इसे सेव करके अपने पेज पे रन करके देखते हैं कि क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो इधर आपको यूआरएल के फॉर्म में कुछ ऐसे से करके www डॉट कुछ भी डॉट कॉम, तो ऐसे आपको डेटा इनपुट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको यहाँ पे एरर मिल सकता है, तो इसलिए आप यहाँ पे यूआरएल इनपुट का यूज कर रहे हो। इसके बाद अगर आपको डेट एंटर करवानी है यूजर से, तो उसके लिए आपको इनपुट टाइप में डेट यूज करनी पड़ेगी। वो देख लेते हैं कि कैसा हमारा पेज दिखेगा अगर हम इनपुट टाइप में डेट यूज करते हैं। तो अगर आपको यूजर से इनपुट में डेट चाहिए तो आपको टाइप डेट लिखना पड़ेगा। और इधर आपके जो आपको इंटरफेस मिलने वाला है उसमें क्या होगा, जब आप डेट एंटर करवा रहे हो यूजर से, तो आपको पूरा मतलब फील दे रहा है एक डेट की, मतलब यार डेट सेलेक्ट करनी है आपको, मंथ सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करना है, तो पूरा फील आ रहा है इसमें। तो इसलिए आपको यहाँ पे इनपुट टाइप में अगर आपको बंदे से डेट एंटर करवानी है तो वहां पे आपको टाइप में डेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहीं पे मेरे को डेट की जगह टाइम एंटर करवाना था तो मैं उसके लिए इनपुट टाइप टाइम यूज करती, और मेरा कुछ इंटरफेस जो दिखने वाला होगा मेरा वेबसाइट का वो इस तरीके से होगा। रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो यहाँ पे मुझे टाइम के लिए आवर और मिनट इसका वो मतलब चूज करने के लिए मुझे मिल रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो टाइप यूज कर रही हूँ वो अपना टाइम यूज कर रही हूँ, मुझे टाइम एंटर करवाना है यूजर से, ठीक है। तो आई होप कि ये कहानी जो भी हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रही होगी आपको, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर यहीं पे आपको चेकबॉक्स चाहिए, मतलब कुछ चेक करने वाला, मतलब एक चेक टाइप कुछ इंटरफेस आना चाहिए, तो उसके लिए आपको इनपुट टाइप में अपना चेकबॉक्स यूज करना पड़ेगा। और मैंने उसके लिए एक मंथ वाला भी रह गया है, इसमें मंथ वाला देख लेते हैं, पहले मंथ वाला कर लेते हैं। तो अगर आपको मंथ एंटर करवाना है यूजर से तो आप टाइप में मंथ लिखोगे, वीक एंटर करवाना है तो आप टाइप में वीक एंटर मतलब वीक लिखोगे, ठीक है। तो उन दोनों को देख लेते हैं, मंथ और वीक वाले को देख लेते हैं। तो मंथ है तो उसके लिए मैंने मंथ के लिए लेबल में मंथ लिख दिया और इनपुट टाइप में मंथ लिखा है, ठीक है। और वीक के लिए मैंने लेबल में वीक लिखा है और इनपुट टाइप में वीक लिखा है, ठीक है। इसे करवाते हैं रन। तो यहाँ पे आपको मंथ में देखिए क्या मिल रहा है, मंथ मिल रहा है आपको सिलेक्ट करने के लिए। वीक में अगर आप जाते हो तो आपको वीक सिलेक्ट करने को मिल रहा है। तो ये जो इंटरफेस आपको मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट में जो आपने टाइप एट्रीब्यूट में क्या वैल्यू चूज करी है उससे मिल रहा है आपको, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि यार मुझे ना कुछ रेडियो बॉक्स टाइप सा मिले, मतलब एक डिस्क टाइप का आता है, उस पर आप मतलब एक गोल सा आएगा, वो अगर फिल हो जाएगा तो उसे ही रेडियो बोलते हैं, हम रेडियो बॉक्स बोलते हैं उसे। तो वो चाहिए मेरे को, और मैं चाहती हूँ कि मतलब मुझे जेंडर सिलेक्ट करने को जब बोला जाए तो मैं वहां पे अपना रेडियो यूज करना चाहती हूँ। तो उसको देख लेते हैं कि वो कैसे आपको शो होने वाला है वेब पेज पे। तो ये देखिए आपको जेंडर और ये जो गोल सा मिल रहा है ये आपका रेडियो बॉक्स है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मतलब अगर आपके पास ऐसे दोनों हैं तो उसमें सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो, है ना, क्योंकि यार मेल और फीमेल सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हो ना आप। तो अगर आप वो चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो नेम यूज कर रहे हो, नेम, तो वो नेम आपका दोनों में सेम होना चाहिए, तभी आपका ओनली वन कैन बी सिलेक्टेड। अगर आप नेम डिफरेंट रख दोगे तो आप दोनों सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। और दोनों तो फिर यार वो तो गलत है, मतलब क्योंकि मेल या फिर फीमेल इन दोनों में से एक ही हो सकता है। तो इसलिए आपको अपना नेम जो होगा उसमें सेम रखना पड़ेगा, तभी उसमें सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर पाओगे आप, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। अपने दूसरे इनपुट की तरफ पढ़ते हैं, टाइप की तरफ। वो है आपका चेक बॉक्स। अगर आपको इनपुट टाइप में अपना एक चेक बॉक्स चाहिए तो उसमें क्या चाहिए और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार मेरे पे एक सिंगिंग स्किल है और एक डांसिंग स्किल है, तो उसके सामने आप एक चेक बॉक्स दे दीजिए ताकि बंदा सिलेक्ट कर पाए कि मेरी जो स्किल है वो या तो सिंगिंग है या फिर डांसिंग है ना। तो उसके लिए मैंने क्या करा, ये जो सिंग के सामने है मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स क्रिएट कर दिया है, डांस के आगे मतलब आप इसमें क्लिक करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बस सिंपल यूज करा कि लेबल मैंने सिंग यूज करा और जो इसका इनपुट टाइप है वो चेक बॉक्स डाला है। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद है हमारे पास डेट का, तो हमने डिस्कस कर लिया है कि डेट कैसे इनपुट करवानी है। अब समटाइम क्या होता है कि आपको दिखता होगा कि मतलब यार कई सारे वेबसाइट पेजेस पे क्या होता है, एक सर्च बॉक्स होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इनपुट टाइप जो अपना यूज करना पड़ेगा वो सर्च यूज करना पड़ेगा। तो वो देख लेते हैं कि वो आपकी वेबसाइट पे कैसे दिखने वाला है।
तो उसके लिए मैंने अपना लेबल एक सर्च बनाया और इनपुट टाइप में सर्च डाला है, ठीक है। तो उसको रन करके देखते हैं क्या मिल रहा है। तो ये थोड़ा नीचे हो गया। तो यहाँ पे आप अपने सर्च बॉक्स में कुछ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आपके पास एक इनपुट टाइप है कि यार अगर आप मतलब एक फाइल उसमें इनपुट करना चाहते हो। कभी कभी क्या होता है कि हमें अपना पीडीएफ फाइल इनपुट में देना होता है कि मतलब यार सबमिट करो अपना वर्क। तो सबमिट वर्क में क्या पीडीएफ फाइल आप एंटर करो, है। तो अब अगर आपको इनपुट में कोई फाइल लेनी है अपने यूजर से, तो उसके लिए आप क्या इनपुट टाइप यूज करने जा रहे हो, और सॉरी, तो उसमें आप अपना जो टाइप रखोगे वो फाइल रखोगे इनपुट टाइप। और इसमें एक और एट्रीब्यूट आप यूज करोगे वो है एक्सेप्ट, कि आप कौन सी फाइल एक्सेप्ट करोगे। या तो आप मतलब आप जो भी डालोगे यहाँ पे मैंने HTML और JPG डाला है। आप कोई भी फाइल यहाँ पे डाल सकते हो, मतलब .mp4 डाल सकते हो, जो भी आप चाहते हो कि अपना जो यूजर है वो इनपुट करे। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक्सेप्ट में वो फाइल्स का जो आपका एक्सटेंशन है वो डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि हमारे वेब पेज पे ये कैसे शो होने वाला है। तो ये जो हमारी फाइल है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, एक बार देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। मिस्टेक को ठीक है। तो अब इसे रन करके देख लेते हैं कि अगर आपको फाइल इनपुट करानी है तो वो कैसे दिखने वाला है आपको। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ब्राउज का बटन मिल रहा है, और इससे ब्राउज जब आप ब्राउज पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे आपका इंटरफेस खुला है जहाँ से आप अपनी फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। और आपने एक्सेप्ट में जो फॉर्मेट डाला है वो सिर्फ JPG और HTML का डाला है, तो सिर्फ आप JPG और HTML ही सेलेक्ट करके सबमिट कर पाओगे, नहीं तो आपको एरर शो होगा वेबसाइट पे, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो है बटन्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो एक बटन एलिमेंट होता है, ये मेनली जो बनाया गया था वो सबमिट और रीसेट के लिए बनाया गया था, ताकि आप अगर कोई सबमिट बटन मतलब बना रहे हो तो उधर आप बटन का यूज कर लो, रीसेट बटन बना रहे हो तो वहां पे आप उस बटन का यूज कर लो। और समटाइम क्या होता है कि हम बटन नहीं, हम कोई इमेज वहां पे चाहते हैं, और जब हम उस इमेज पे क्लिक करें तो या तो आपका सबमिट हो जाए या फिर रीसेट हो जाए। तो वो भी आप कर सकते हो इस बटन के साथ, बटन एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो इसे हम यूज करके देखते हैं कि यह आपके वेब पेज में क्या करने वाला है। तो मैंने पहले इनपुट एलिमेंट का यूज करा था, अभी मैं बटन टैग से ही करूंगी, ठीक है। तो मैं इनपुट हटा रही हूँ और मुझे यहाँ पे चाहिए बटन। तो मुझे यहाँ पे चाहिए बटन, तो बटन आ गया। टाइप सबमिट चाहिए मुझे, वो चाहिए, ठीक है। और फिर मुझे यहाँ पे भी एक बटन चाहिए, मुझे एक दो के लिए बटन चाहिए थी, अब मुझे क्लीन के लिए भी एक बटन चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टाइप में लिखा रीसेट, और मैंने जो मुझे टेक्स्ट चाहिए वो है क्लीन, ठीक है। सेव करा और रन करके देखते हैं। तो सेम आपको इंटरफेस मिल रहा है, जैसे हम टाइप से कर पा रहे थे वैसे ही बटन से कर पा रहे हैं। तो मोस्ट प्रिफरेबली कि आपको बोला जाता है कि यार बटन से करो, क्योंकि बटन जो थे वो मेनली इन्हीं चीजों के लिए बनाए गए थे, या तो आप सबमिट कर पाओ या फिर रीसेट कर पाओ। और बटन का काम हम एक और उसमें कर सकते हैं, अगर आपको इमेज सेट करनी है अपने उसमें तो आप इमेज भी सेट कर सकते हो। तो इमेज के लिए आपको सिंपली यही करना है कि आपको अपना बटन बनाना है। बटन बना लिया आपने, बटन में आपने टाइप सबमिट, मुझे सबमिट के लिए चाहिए, ठीक है। तो उसमें मैंने सबमिट के लिए बनाया, और वहां पे जो SRC है आपको उसके अंदर इमेज देनी पड़ेगी अपनी सोर्स, आपका जो इमेज चाहिए आपको
उसके लिए मैंने कहा कि कार चाहिए, कार वाला इमेज मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब वो देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है पेज पे हमारे। तो ये देखिए, अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी तो ये आपका सबमिट होगा, जो कि हो भी रहा है। देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आप एज एक इमेज को बना के और वहां से आप इमेज से सबमिट या फिर रिसेट करवाओ, तो वहां पे आप बटन टैग का आराम से यूज कर सकते हो, बटन एलिमेंट का। और ये जो आपका सबमिट है, यहाँ पे आप या तो सबमिट लिखिए या फिर रिसेट लिखिए, जो आप करवाना है। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आगे इसके बाद जो टॉपिक है वो है एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म। अब आप फॉर्म में भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आप लगा सकते हो। अब वो कौन से एट्रीब्यूट है? पहला एट्रीब्यूट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है एक्शन एट्रीब्यूट की। अब एक्शन एट्रीब्यूट क्या करने वाला है? एक्शन एट्रीब्यूट आपको ये बताता है कि यार जब भी आप फॉर्म सबमिट करोगे ना, तो उसके बाद क्या होगा वो आपको एक्शन एट्रीब्यूट बताएगा। ठीक है, अब उसको देख लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो एक्शन जो एट्रीब्यूट है वो आपका फॉर्म टैग में लगने वाला है। तो फॉर्म टैग में हम चलते हैं और वहां पे एक्शन लिखते हैं। एक्शन इक्वल टू, अब एक्शन में आप जो भी यूआरएल या फिर इमेज डालोगे, वो आपका जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि यार मुझे ना इसके जब मेरा फॉर्म सबमिट हो उसके बाद मुझे गूगल खुल जाए। ठीक है, तो मैंने उसका वो डाल दिया यहाँ पे और इसे सेव कर लिया और इसे रिसेट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसे सबमिट करके देखती हूँ। सबमिट, और इसमें पूरा लिंक डालना पड़ेगा उसका। एक बार हम गूगल खोल लेते हैं। तो आपको ये जो पूरा लिंक है ना वो आपको डालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो मैंने पूरा लिंक कॉपी करा और अपने पेज में पेस्ट कर दिया। ठीक है, जो भी आप यूआरएल या फिर ईमेल जो भी आप ओपन करने चाहते हो, जब आपका फॉर्म फिल हो जाए तो वो आप एक्शन में लिख दीजिए और हम अपना वेब पेज खोल के देखते हैं क्या शो हो रहा है। ठीक है, तो मैंने अपना गो पे क्लिक करा, सबमिट करा, तो उसके बाद क्या हुआ, गूगल खुल गया। तो ये एक्शन एट्रीब्यूट की वजह से हुआ। ठीक है, आपको पूरा लिंक डालना पड़ेगा जो भी आपको ओपन करना है एक्शन जब आपका पेज सबमिट हो। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। और दूसरा एट्रीब्यूट है हमारे पास टारगेट एट्रीब्यूट। अब टारगेट एट्रीब्यूट क्या करने वाला है आपके फॉर्म में? जब भी आपका फॉर्म सबमिट होगा, है ना, और आप चाहते हैं कि वो जो आपका जो सबमिट करने के बाद जो पेज खुलने वाला है, वो आपका किसमें खुले? नेक्स्ट टैब में खुले। मतलब यार सेम टैग में नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा सेम टैब में अगर खुलेगा तो उधर जो मेरा वेब पेज होगा वो पहला वाला तो लॉस्ट हो जाएगा और मुझे नेक्स्ट मिल जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा जो पहला वाला जो वेब पेज है, मेरा खुद का वेब पेज है, वो लॉस्ट हो और दूसरा आए। तो मैंने कहा कि यार मुझे नेक्स्ट टैब में मिल जाए, है ना, जो मेरा नया वेब पेज है वो नेक्स्ट टैब में मिल जाए। तो मैंने इसलिए यहाँ पे स्पेस ब्लैंक डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। मैंने गो पे क्लिक करा और यहाँ पे जो गूगल है वो आपके नेक्स्ट टैब में खुल रहा है, ना कि सेम टैग में, अगर आप देख सकें तो। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्पेस ब्लैंक डाल दीजिए या फिर आप यहाँ पे सेल्फ डाल सकते हो, अगर आप सेम ही टैब में खोलना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेल्फ डाला है और अब देख लीजिए आपको सेम टैब में ही खुलेगा आपका गूगल। ठीक है, तो आपका ये वाला पेज लॉस्ट होने वाला है, वो देख लीजिए। क्लिक नहीं हो रहा है, हाँ क्लिक हो गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सेम टैब में ही खुल चुका है और हमारा पहला वाला पेज लॉस्ट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सेल्फ का यूज करते हो तो आपका उसी टैब में खुलेगा, और अगर आप ब्लैंक का यूज करोगे तो आपका नेक्स्ट टैब में खुलेगा। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सेल्फ ही चलता है। अगर आप कुछ भी यहाँ पे टारगेट में, मतलब अगर आप टारगेट एट्रीब्यूट का यूज भी नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट सेल्फ चलने वाला है आपका। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। टारगेट एट्रीब्यूट की हमने बात कर ली है। अब मेथड एट्रीब्यूट की बात करते हैं। मेथड एट्रीब्यूट क्या होता है? तो मेथड एट्रीब्यूट में सिंपल है कि आप जो भी अपने इसमें अपने जो भी आपका फॉर्म होगा उसमें जो भी आप डेटा पुट करोगे, है ना, इनपुट करोगे, और जब आप सबमिट करोगे तो आपका नेक्स्ट जो भी आपका वेब पेज खुलेगा, आप चाहते हो अगर कि यार उसका जो यूआरएल आने वाला है ना, उसमें उसका जो हमने डेटा इनपुट करा था वो अगर शो ना हो, तो आपको वहां पे पोस्ट लिखना पड़ेगा मेथड में। एक बार करके देखते हैं, ठीक है, तभी समझ में आएगा। करके देखते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि सेल्फ में ही खुले, देखते हैं हम सेल्फ में। ठीक है, और मैंने यहाँ पे मेथड एट्रीब्यूट का यूज करना है, मेथड, और मैंने लिख दिया यहाँ पे कि मुझे गेट चाहिए। अब देखिए गेट कर क्या करने वाले हैं। मैंने मोबाइल में कुछ डाल दिया, मोबाइल में नंबर ही डाल सकते हैं हम, क्योंकि हमने वो भी लगा रखा है, कंस्ट्रेंट भी लगा रखा है। ठीक है, तो मैंने इसको गो करा। अब ये जो 5683 नंबर है ये आपको कहाँ शो होने वाला है वो देखिए। ये डिफरेंट यूआरएल आ गया। इसको रन करना पड़ेगा हमें। सेव करा है।
तो हम ये फॉर्म थोड़ा सा भर लेते हैं और उसके बाद इसे वो करते हैं ताकि हम इसका डेटा देख पाएँ। तो मैंने नाम डाल दिया यहाँ पे, एज डाल दिया 56, पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, कुछ ऐसे कुछ डाल दिया डेटा, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करा, गो सबमिट कर दिया। और मैंने इसे गो पे क्लिक करा। अगर हम यहाँ पे पोस्ट का यूज करते हैं, समटाइम क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर में हमें शो भी नहीं होता है, लेकिन हो जाता है कभी कभी, तो वो ब्राउजर पे भी डिपेंड करता है कभी कभी। तो यहाँ पे तो इसका एट्रीब्यूट शो नहीं कर पा रहे हम, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसका होता क्या है एक्चुअल मतलब। अगर आप मेथड में गेट लिखते हो, तो आप जो भी अपने इनपुट करोगे अपने फॉर्म में डेटा, वो आपका जो डेटा होगा सबमिट होने के बाद जो भी आपका यूआरएल होगा आपका, उसमें शो होगा अगर आप गेट लिखते हो, ठीक है। इस वाले यूआरएल में शो होगा जब अगर मतलब आप डेटा इनपुट कर दोगे और उसके बाद सबमिट कर दोगे, तो वो आपका डेटा यहाँ पे यूआरएल में कभी कभी सबमिट दिखता है। तो वहाँ पे हमने मेथड में गेट लिखा होता है। अगर आप मेथड में पोस्ट लिखते हो तो आपका जो डेटा होगा वो यूआरएल में आपको नहीं दिखेगा, तो ये फर्क होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों केस में नहीं दिख रहा, समटाइम ब्राउजर ब्राउजर पे भी डिपेंड करता है, पर कोई नहीं, आप इसको अपने ब्राउजर में ट्राई करके देखिए, शायद वहाँ पे चल जाए, मतलब ऐसा शो हो। तो आई होप कि ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई होप कि वैसे कोई डाउट होगा नहीं, पर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं करा है अभी तक। फिर अगली वीडियो मिलेंगे हम कुछ अच्छी कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।